जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। आज का सेशन मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी तमाम जो मुख्य परीक्षाएं जिसमें जीएस पेपर 1 में इतिहास, भूगोल, समाज ये सबसे संबंधित रहता है। आज हम लोग बेसिकली इतिहास को देखेंगे और ऐसे जैसे अगर आप लोग की डिमांड आई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हम लोग अन्य विषयों पर भी ऐसे उठा करके प्रश्नों को समझा जाएगा। आज का जो आप बोर्ड पे एक आपको प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न है कि सम्राट अशोक के शासनकाल ने भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों को गहनता से प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को समझेंगे। आज बेसिकली आंसर राइटिंग एक पूरा, जैसे हम लोग इसके पहले जब भी सेशन लेते थे तो प्री मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इंट्रो क्या होगा, मेन बॉडी क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, इस पे बात करके सेशन समाप्त कर देते थे। उसमें थोड़े मोड़े कीवर्ड्स पे चर्चा हो जाते थे। आज का जो सेशन है ये तो हम लोग अंतिम में थोड़ा मोड़ा कर लेंगे, लेकिन आज का जो सेशन है मुख्य इस बात पे जोर देता है कि प्रश्नों को समझा कैसे जाए, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अमूमन क्या होता है, आज तक आपने देखा होगा जो पुछल्ले शब्द होते हैं, स्पष्ट कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विचार कीजिए, प्रकाश डालिए, ठीक है, विशदीकरण कीजिए, इलोबरेट कीजिए, ऐसे करके आपको देखने को मिलता होगा। हम लोग इन सब चीजों पे पुछल्ले वर्ड्स पे बात नहीं करेंगे और मैं विश्वास मानिए ये केवल व्यूज बढ़ाने की, मतलब व्यूज बढ़ाने के लिए लोग बताते हैं। आप जब 3 घंटे वाला पेपर प्रॉपर अगर आपने बैठ करके दिया होगा या बैठ करके आप जाओगे मुख्य परीक्षा लिखने, तो इन अंतिम वाले कीवर्ड्स वाले शब्दों पे खेलने का आपके पास अवसर नहीं है। हाँ, थोड़ी भी जानकारी रखनी है, आलोचनात्मक विश्लेषण आ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है, ये जानकारी एक सामान्य मनुष्य को भी होगी। तो आज के सेशन में लोग ये सब चर्चा ना करके क्या कीवर्ड्स, जैसे ये प्रश्न पूछा है और यूपीएससी में ऐसे प्रश्न बनने की संभावना फीसद भी धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, प्रश्न है इतिहास से, लेकिन पूछ दिया समाज को कनेक्ट करके, यानी कि सम्राट अशोक, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के शासक थे, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या पूछा है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों को गहनता से प्रभावित किया, यानी कि कीवर्ड्स आप कौन कौन से लिखेंगे, जनरल टर्म्स तो सभी को पता होगा, तो यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगा, प्रश्न को समझना, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड। और प्रश्न दो हिस्से में है। पहला क्या बोल रहा है, सम्राट अशोक का शासनकाल, प्रश्न क्या बात कर रहा है, सम्राट अशोक के शासनकाल में। और सम्राट अशोक का शासनकाल यानी कि मौर्य शासन का वह चरण जब अशोक ने नीतिगत, धार्मिक और प्रशासनिक सामाजिक परिवर्तन किए, जब अशोक ने धम्म नीति, ठीक है, धम्म नीति की बात की, कब, कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद। यानी कि प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है कि सम्राट अशोक के शासनकाल यानी कि मौर्य शासन के वह चरण जब हम लोग नीतिगत परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, प्रशासनिक सामाजिक परिवर्तन देखते हैं उस समय, और भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव। ठीक है, क्या बोला, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर, तो कौन कौन से क्षेत्र, फिर यहाँ पे धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक, ठीक है, वही आपको धार्मिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, इन सब चीजों पे सामाजिक, सांस्कृतिक और इनफैक्ट आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, अभी हम लोग बात करेंगे सभी पे। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न केवल ये नहीं है कि भारतीय समाज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समाज पे क्या परिवर्तन हुआ, केवल प्रश्न ये नहीं है भारतीय समाज पे परिवर्तन पूछा है या क्षेत्रों को गहनता से प्रभावित, तो ये क्षेत्र आ जाने के कारण ये प्रश्न की डिमांड अलग हो गई है। तो यानी कि कहने का कुल मतलब ये है कि मैं सीधे सीधे अगर कुछ बात बोल रहा हूं और कुछ चीजें बिटवीन द लाइन है, तो हमको प्रश्न में बिटवीन द लाइन चीजों को समझना आवश्यक हो जाएगा। एक्सप्लेन हाउ द एम्परर अशोकास रीजन, क्या नाम है, क्या लिखा है इंग्लिश में, हाँ, रीजन प्रोफंडली इन्फ्लुएंस वेरियस सेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, वेरियस सेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी की ये बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है आपको केवल ये नहीं लिखना कि अशोक ने क्या किया, ठीक है, या उनके कार्यों का क्या, बल्कि पूरी तरीके से होलिस्टिक वे में लिखना है कि उनके कार्यों का प्रभाव समाज के किन किन क्षेत्रों में और किस किस रूप में पड़ा, ये आपको पूरा प्रॉपर इसमें बताना है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए अगर आप इसको इंट्रो लिखते, तो इंट्रो में क्या चीज लिखते, जैसे इसमें आपको, आपके पास बताने के लिए बहुत चीजें हैं, और ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों ने दिया था अपने इस समय यूपीपीसीएस के लिए, मेंस के लिए बैचेस चल रहा है, यूपीएससी के लिए जो मेंस की आंसर राइटिंग चल रही थी, ठीक है, वीकली वाले पे, उसमें दिया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर की बात कर लें तो आपको 3 भागों में, एटलीस्ट मिनिमम 3 भाग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक होता है भूमिका, ठीक है, एक होता है भूमिका यानी कि इंग्लिश में बोल देते हैं इंट्रो, फिर एक हो जाएगा आपका मुख्य भाग, ऐसा इसी को समझ लेते हैं, इसी वाले पन्ने छोटा लगेगा। ठीक है, एक हो जाएगा भूमिका,
एक हो जाएगा आपका मेन बॉडी या मुख्य भाग, और अंत में हो जाएगा एक आपका निष्कर्ष। यानी कि ये चीज तो कंफर्म है, ठीक है, ये चीज तो कंफर्म है कि किसी भी प्रश्न में ये तीन भाग आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रश्न आएगा तो उत्तर की रूपरेखा जब हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, ठीक है, तो एक चीज मैं इसमें और कुछ चीजें इंक्लूड करना चाहूंगा, ध्यान से पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम लोग प्रश्न सोचते हैं तो जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो अगर आज मैंने मतलब आपने डेली आंसर राइटिंग ज्वाइन किया, कुछ कर रहे हो, आप पहले दिन आंसर लिख रहे हो, तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तब भी जैसे मान लो एक जो यूपीपीसीएस में जो 8 नंबर का प्रश्न रहता है और यूपीएससी में जो 10 नंबर का प्रश्न रहता है, और यूपीपीसीएस में जो 12 नंबर का जो प्रश्न रहता है, ठीक है, 12 नंबर, और यूपीएससी में जो 15 नंबर का प्रश्न रहता है, ये प्रश्न रहते हैं ना, ठीक है। इसमें जो शुरुआत कर रहा है वो आराम से, इसमें मतलब अगर आप मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो 5 मिनट से 7 मिनट इसमें बैठ के सोच सकता हूँ, इसमें 7 से 10 मिनट तक बैठ के सोच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मुझे इस साल मुख्य परीक्षा देनी है तो मुझे ये ले आकर के उठाना पड़ेगा 30 सेकंड, 30 से मैक्सिमम 40 सेकंड, इतना ज्यादा समय नहीं रहेगा कि इसमें क्या लिखना है, बैठ के आप फ्रेमिंग करो। तो उत्तर की रूपरेखा, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मुझे इसमें ये बनाना है, ठीक है। जब 7 से 10 मिनट मतलब ये 12 से 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है, इसके लिए आपका मैक्सिमम आपको 40 सेकंड तक देना है, मैक्सिमम 40 सेकंड, या 1 मिनट मान लो दे सकते हो, मैक्सिमम दे सकते हो, 10 मिनट में आंसर राइटिंग हो जाएगी। लेकिन वो तभी हो पाएगी जब आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड ज्यादा होगी। तो इसलिए सभी चीजों पे बात करेंगे, स्किप मत करिएगा। तो जब हम बात करें भूमिका लिखने का, तो जो मेरे दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सम्राट अशोक पे पूछा है, तो भूमिका में मैं क्या चीजें लिखूंगा, तो पहले वीडियो यहीं पे पॉज कर लीजिएगा, जो भी लोग ये लाइव मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं, भूमिका, ठीक है। अच्छा, ये सब शीर्षक लिखना नहीं होता है, कई लोग अभी भी लिखते हैं बच्चों की तरह, ये लिखना नहीं रहता, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। तो भूमिका या इंट्रोडक्शन जब हम लिखेंगे तो बताएंगे कि अशोक का शासन जो मौर्य साम्राज्य का चरम माना जाता है, और कलिंग युद्ध के बाद उनका जो दृष्टिकोण है वो धार्मिक और नैतिक परिवर्तन की तरफ गया। तो इंट्रोडक्शन में ये चीजें बता सकते हैं। एक तो ये कि अशोक का शासन कब तक था, ठीक है। दूसरा, कलिंग युद्ध का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें बता सकते हैं कि कैसे एक जो है धार्मिक और नैतिक परिवर्तन की ओर मतलब मुड़ जाता है। कहने का कुल मतलब यह है कि कुछ कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे, नहीं पूछा है तब भी। जैसे कलिंग, मतलब अगर मान लो मुझे इसका इंट्रोडक्शन लिखना रहता तो मैं क्या लिखता कि कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने हिंसा से विमुख होकर के धम्म नीति को राज्य संचालन का आधार बनाया। यह परिवर्तन केवल शासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों यथा नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्संरचना का कारण बना। यानी कि पूरी चीजें मैं किससे जोड़ूंगा, अशोक और कलिंग की, मतलब अशोक और कलिंग युद्ध के पश्चात उसकी नीति से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक चीज समझना आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। फिर आप बाकी बता भी सकते हैं कि 268 से 232 ईसा पूर्व तक उसका शासन था। ये फिर वो वही वाला हो जाएगा कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जो भी मैंने पहले बताया था, या ये लिखेंगे कि 268 से 232 ईसा पूर्व। हालांकि जिन लोग का इतिहास ऑप्शनल है वो इस चीज को लिख भी सकते हैं, भाई इतना याद तो रहेगा ही कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा, और उसका जो है कलिंग युद्ध कब से, मतलब 261 शायद, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में उन्होंने मतलब लड़ा था अपने साथ, मतलब उसके बाद 7-8 साल और वो जिंदा रहे थे, तो 268 वही रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मोटा आपको पता होना चाहिए, है ना। यानी कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों को, जैसे नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्संरचना का कारण अशोक कैसे बनते हैं, कलिंग के युद्ध के माध्यम से। तो विभिन्न, तो ध्यान रखिएगा, अशोक के शासनकाल ने भारतीय समाज को विभिन्न क्षेत्रों को गहनता से प्रभावित किया। इंट्रोडक्शन में इन कीवर्ड्स को डालना जरूरी है। दूसरा, ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ धम्म, धम्म नीति, ये सब डालना है। इसके बाद बात आ जाती है इसकी मुख्य भाग की, अब मेन बॉडी में आप क्या क्या लिखोगे, ठीक है। मेन बॉडी में आप क्या क्या लिखोगे, ठीक है। तो मुख्य भाग आपका 4-5 मुख्य शीर्षकों में विभाजित होगा, जिसमें बेसिकली क्या रहेगा, अशोक की नीति, ठीक है। तो इसका प्रेजेंटेशन चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अशोक की नीति, और इसका भारतीय समाज या समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, ठीक है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, ऐसे कुछ बता सकते हो। या तो चाहो तो आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है।
पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि अशोक की नीति, जैसे धम्म की नीति थी तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, ऐसी नीति थी तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। एक बार ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप किस फॉर्मेट में लिखना प्रिफर करोगे। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि जब भी अशोक पे बात आएगा तो पहला क्या हो जाएगा, पहली नीति कौन सी, तो धार्मिक प्रभाव। ठीक है, यानी कि जो रिलीजियस फैक्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म का समर्थन किया, बौद्ध धर्म का मतलब प्रमुख लीडर माना जाता है, और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, और इसने क्या किया, धार्मिक प्रभाव में धम्म नीति। ठीक है, धम्म की जो पॉलिसी है, धम्म नीति। ठीक है, धम्म नीति ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, ये धम्म नीति बेसिकली क्या थी, सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, ये सारे ऐड करने हैं। सहिष्णुता, ठीक है, ये कीवर्ड, सर्वधर्म समभाव। ठीक है, सर्वधर्म समभाव, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बौद्ध विहार, स्तूप, संघों को प्रोत्साहन दिया, है ना। ये बेसिकली क्या दिया, इससे भारतीय समाज को क्या मिला, तो कुछ चीजें, जैसे सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव। ठीक है, धार्मिक सह अस्तित्व, इसको भी चाहिए तो बता सकते हैं कि सभी धर्म के लोग अच्छा, बौद्ध धर्म का समर्थन किया लेकिन अन्य धर्म को डिमोलिश नहीं किया। ठीक है, अन्य धर्मों को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो क्या था, धार्मिक सह अस्तित्व। अभी क्या है, यही सारी चीजें गड़बड़ हैं, हम लोग आपस में लड़ते मरते रहते हैं। ठीक है, तो धार्मिक या धम्म नीति का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पे, ठीक है, ये कि सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव, धार्मिक सह अस्तित्व। ठीक है, नैतिकता पे आधारित सामाजिक जीवन, चाहिए तो आप यहाँ पे और बता सकते हैं कि नैतिकता पर आधारित सामाजिक जीवन। तो 2-4 पॉइंट धम्म नीति, 3-4 पॉइंट आपने ऐसे बता दिए। ठीक है, तो कहने का कुल मतलब ये है कि कीवर्ड्स, अब देखिए 3-4 कीवर्ड्स हैं, 1-2 कीवर्ड जरूर डालिए, बट परीक्षा किससे खुश होता है, आप सिंपल लिख देते कि अशोक की धम्म नीति ने भारतीय समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम किया, नहीं, उसको बताइए कि सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव, धार्मिक सह अस्तित्व, नैतिकता पर आधारित सामाजिक जीवन, ये सब क्या था, बेसिकली अशोक का जो धर्म था भारतीय समाज में नैतिकता और संयम की उस भावना का प्रतीक बना जिसने आने वाली शताब्दियों में भारत की धार्मिक पहचान को आकार दिया। भारत जो है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, इतनी प्रताड़नाएं झेलने के बावजूद, इतने इन्वेजन झेलने के बावजूद भारतीय समाज बना रहा। ठीक है, तो धार्मिक पहचान हमारी कहां क्यों नहीं मिटी, क्योंकि हम लोगों ने सहिष्णुता की नीति अपनाई, हमने सर्वधर्म समभाव, हम किसी भी देश पे आक्रमण करने नहीं गए। ठीक है, दूसरा, तो पहला ये हो जाएगा धार्मिक, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रशासनिक। ठीक है, और प्रशासनिक में भी क्या जोड़ देखना, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्र, ये कीवर्ड्स आपके पास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ इस समय, तो केंद्रीकृत प्रशासन रहा, लेकिन केंद्रीय प्रशासन कैसा रहा, मानवीय प्रशासन। उसने क्या बोला, अधिकारियों के लिए क्या कर, पिलर्स जो इंस्क्रिप्शन जो निकले उसमें अधिकारियों को निर्देश दिया। ठीक है, सामाजिक नैतिकता और जन कल्याण के लिए शिलालेखों के माध्यम से शासन को क्या बनाया, पारदर्शी बनाया। आज हम लोग के शासन में समस्या क्या है, शासन पारदर्शी नहीं है, समाज पारदर्शी शासन की बात नहीं करता है, भ्रष्टाचार परिवेशी हो गया है। तो चाहिए तो इथिक्स में भी इसको जोड़ सकते हैं, यानी कि शासन में नैतिकता, एथिक्स इन गवर्नेंस की बात कर रहा है। अब सोचो, आज के 2000-2500 साल पहले कोई व्यक्ति इथिक्स इन गवर्नेंस की बात कर रहा है, शासन में नैतिकता का समावेश, एक मोरल ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो प्रशासनिक में भी भारतीय समाज के क्षेत्र को कैसे किया, उस समय का भी भाई, उस समय भी आपने देखा होगा, चाणक्य नीति अगर पढ़ी होगी या चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, तो उसमें भी सप्तांग सिद्धांत और पता नहीं किन किन चीजों में सारी चीजें बताई गई हैं कि क्या कहते हैं, मतलब कुछ उन्होंने बताया था कि मतलब कोई ब्राइबरी या घूस न ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा करके एक स्टेटमेंट है, एक बार कोट करिएगा, आप लोग को पता होगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाणक्य ने बोला था कि पता नहीं क्या हो जाए, वो मैं मान सकता हूं, लेकिन राज्य का अधिकारी घूस न ले, ऐसा मैं नहीं मान सकता। तो एक मोरल ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत की, तो प्रशासनिक हो गया, धार्मिक हो गया। ठीक है, सामाजिक प्रभाव, वास्तव में सामाजिक फैक्टर भी था। ठीक है, जैसे वर्ण व्यवस्थाएं थी, भेदभाव उस समय भी थे, तो इन्होंने क्या किया, समाज में, यानी कि भारतीय समाज में बेसिकली क्या ये किया, तो नैतिकता, ठीक है, गैर भेदभाव, है ना, गैर भेदभाव, जो नैतिक समानता का जो संदेश है ना। इसके अलावा स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों, इन सब पे करुणा का मूल्य, यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं कल्याणकारी शासन। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। तो जब हम कल्याणकारी शासन की बात करते हैं
तो जन सेवा को शासन का मूल्य उद्देश्य बना देना, ठीक है। यानी कि धार्मिक हम बताएंगे, लेकिन वो भारतीय मतलब कहने का कुल मतलब ये ध्यान से समझिएगा, है वो भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, लेकिन हम जोड़ेंगे कैसे, कैसे हम जोड़ेंगे, प्रशासन में क्या उपयोग है, नहीं पूछा तब भी, है ना। तो जन सेवा को शासन का मूल्य, समाज को कैसा बनाया, जो भी समाज के सुभेद्य वर्ग हैं, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, उनके लिए, ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात की। भाई उस समय एससी एसटी ओबीसी टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो बच्चे थे, वृद्ध थे, उनके लिए बात किया। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात की, यानी कि समाज में मोरल ह्यूमनिज्म, ठीक है, नैतिक मानवतावाद, ठीक है, नैतिक मानवतावाद के तत्वों को उभारा। नैतिक मानवतावाद, इसका जो भी मैं बोल रहा हूं कीवर्ड्स, ये नोट करिएगा और इनको कोशिश करिएगा ऐसे से हर प्रश्न में कि कौन कौन से कीवर्ड लिख पाए, ठीक है। हम लोग एक स्पेशली सेशन भी लेकर के आने वाला है, जिसमें मेंस के आंसर राइटिंग पे कीवर्ड्स वगैरह यूज कैसे होगा उसमें बताएंगे, ठीक है। तो उसको भी अभी देखिएगा, अभी वो सेशन ओपन में भी आने वाला है, उसका एक क्रैश कोर्स भी आ रहा है। ध्रुव करने के बाद अगर आपने ध्रुव कर लिया है तो आप उसको कर सकते हैं। जो लोग ध्रुव के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, ध्रुव बेसिकली हमारा 700 प्लस प्रश्नों के माध्यम से GS 1 to 6 के सिलेबस को यूपीपीसीएस के लिए और GS 1 to 4 के सिलेबस को यूपीएससी के लिए हम लोगों ने कंप्लीट कराया हुआ है। तो अगर आपको आंसर राइटिंग करने में दिक्कत आ रही हो तो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मोरल ह्यूमनिज्म यानी कि नैतिक मानवतावाद को समाज में स्थापित किया। तो धार्मिक हो गया, प्रशासनिक हो गया, सामाजिक हो गया, ठीक है। क्या कुछ आर्थिक प्रभाव भी दिखता है, क्या कुछ आर्थिक प्रभाव भी आपको दिखता है, आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है। क्यों, कहां से सब मिले, ठीक है। सभी नेताओं को सभी राज्यों को साथ लेना, ठीक है, अशोक के इंस्क्रिप्शन से सभी लोग, सभी नेताओं का वर्णन, सभी उसका वर्णन है, ठीक है। तो आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव बेसिकली क्या हो जाएगा, आर्थिक प्रभाव, ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव, वन लगाए, है ना। आर्थिक अर्थव्यवस्था वाला प्रभाव क्या, सड़कों, कुआं, बगान, पशु चिकित्सालयों, है ना, कृषि व्यापार के लिए स्थिरता और सुरक्षा। तो ये क्या बेसिकली भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों को धीरे धीरे उसके बाद भारतीय समाज इसमें मतलब गया। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव में क्या बता सकते हैं, जीव मात्र के प्रति दया, प्रकृति और जीवों के प्रति दया। तो आज हमारा डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों में ये सब चीजें शामिल हैं। तो शिलालेखों में आपने देखा होगा पशु हत्या पर नियंत्रण का उल्लेख किया गया, यानी कि संवेदनशील नीतियां रखी, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर टाइप की चीज इसमें बताइए, ठीक है, पूछा है नहीं। अब जैसे इसमें चाहिए तो और जोड़ सकते हैं, भारतीय समाज में नहीं है लेकिन अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रभाव भी तो है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव अगर हम लेकर के, भारतीय समाज के भाव लेकर के जा रहे हैं, G20 का हमने जब G20 को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था तो वसुधैव कुटुंबकम उसमें उसका लोगो था। क्यों था, कहीं ना कहीं वो भारतीय समाज से ही जुड़ा हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय और सांस्कृतिक प्रभाव भी बताएंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचारक दूतों को हम लोगों ने, बौद्ध धर्म के प्रचारक को भेजा, अशोक ने अपनी पुत्री को भेजा श्रीलंका, मिस्र, सीरिया, पता नहीं कहां कहां तक, ठीक है। और ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, ठीक है, जो कि अभी भी आप देख सकते हो, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। अभी हम लोग गए थे, अभी हम लोगों ने भेजा है रसिया अपना जो है बौद्ध धर्म के अवशेष, हम कंबोडिया, वियतनाम, पता नहीं कहां कहां भेजते रहते हैं। चाइना भी भारत से अगर टक्कर लेना चाहता है भारत पे, या क्यों वो ऐसा करना चाहता है, भारत एक बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसमें निबंध लिखने को आ जाता है, सबसे प्रमुख बात, आपने अगर अशोक के पिलर्स इंस्क्रिप्शंस को देखे होंगे तो ऐसा कुछ पिलर्स इंस्क्रिप्शन होगा, नीचे कमल, उल्टा कमल घंटे के आकार का होगा, ऊपर ऐसे तीन शेर बैठे होंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखिएगा। ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पे क्या है, शेर बैठा है, हाथी बैठा है, ये तो क्या है बेसिकली, पशु शक्ति के प्रतीक, पावर के प्रतीक, है ना। नीचे क्या है, उपदेश, ये मत करो, वो मत करो, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्षमा सोभती उस भूषण को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो, ठीक है। कौन बात कर रहा है, अशोक। किसकी बात कर रहा है, शांति की, सह अस्तित्व, सहिष्णुता, इन सब चीजों की। और कब कर रहा है, कलिंग के युद्ध के बाद, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें दार्शनिक पुट भी है, ठीक है। तो अशोक के प्रतीक अब हम लोगों ने देखा होगा, ये चाहिए तो इसमें भी बता सकते हैं, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ये भी कि प्रतीकों का प्रयोग, हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय संप्रतीक हैं, ठीक है, अशोक का चिन्ह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के तौर पे हम लोग ले जाते हैं, यानी कि एक हमारा कल्चरल लीगेसी है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहने का कुल मतलब क्या है, राजनीति में, समाज में, अर्थव्यवस्था में कैसे, यानी कि अशोक की नीतियों ने भारत को, अच्छा एक चीज ऐसे ही बता सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य,
उसने क्या किया, एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अशोक ने क्या किया, इसको और स्टेब्लिश करने का काम किया। ठीक है, तो चाहिए तो बता सकते हैं कि अशोक की नीतियों ने भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की, और राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक एकता प्रदान की, जो आगे चल करके भारतीय समाज को स्थायित्व देने का कार्य किया। ठीक है, तो इसको चाहिए तो आज जोड़ सकते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक और नैतिक एकता है, जो राजकीय एकता है, वो अशोक की नीतियों के बदले में है। ठीक है, चाहिए तो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य से तुलना भी कर सकते हैं कि जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीतिक एकता दी, वहीं अशोक ने क्या किया, नैतिक एकता या भारतीय समाज के फाउंडेशन को बनाने का काम किया। ठीक है, ये अगर ध्यान रखिएगा, यूपीएससी क्या करता है, इसको जीएस पेपर 1 में भी पूछ सकता है, जीएस पेपर 4 में भी पूछ सकता है। तो जीएस पेपर 4 में जब ले जाइएगा तो जीएस पेपर 4 के कीवर्ड्स यूज होंगे, 1 में ले जाइएगा तो 1 के कीवर्ड्स यूज होंगे। जैसे आपको याद है संवैधानिक नैतिकता जीएस पेपर 2 में भी पूछा और जीएस पेपर 4 में भी पूछा। तो अगर जीएस पेपर 4 में ये पूछता है तो बताएंगे कि अशोक का शासन ये सिद्ध करता है कि शक्ति जो है सच्ची तलवार से नहीं बल्कि विचारों से आती है। शासन को धर्म के माध्यम से नहीं बल्कि धर्म को शासन का मूल्य बना देना, ये कोई अशोक से सीखता है कि धर्म ही शासन का मूल बन जाएगा। ठीक है, तो नैतिक तौर पे वो क्या होता है, अगर वो जीएस पेपर 4 में पूछता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो भारत जो कलिंग का युद्ध है 261 ईसा पूर्व में, जिस प्रकार से उन्होंने किया शिलालेखों का प्रयोग, कुछ कीवर्ड्स आपको जैसे धर्म, मोरल गवर्नेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इथिकल ब्यूरोक्रेसी, है ना, इसका प्रयोग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब जब हम जाएंगे, ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसके अलावा अगर कुछ और चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं जो अशोक का हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन वगैरह बताया, ठीक है, या जो ये सारी चीजें बताई, है ना, उसमें हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग मार्वल्स आप बोल सकते हो, एकात्मक पत्थरों का, तो वास्तुशिल्प, इन सब चीजों पे भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। इसने भी धीरे धीरे क्या बताया, इसने समाज को कैसे प्रभावित किया। तो जो समाज में ये सब काम करते थे उनकी दशा क्या थी, दयनीय थी। लेकिन अगर आपको राजकीय संरक्षण मिल रहा है, भाई अशोक बनवाएगा तो राजकीय संरक्षण देगा ही, ठीक है, आपके शिल्प को प्रोत्साहन देगा ही। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वास्तुशिल्प और इन सब चीजों के लिए लोगों के मन में पॉजिटिवनेस क्रिएट होगी। ठीक है, तो अशोक के शासनकाल ने वास्तुकला, वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग के लिए भी जो उन्नत शिल्प कौशल है, जो उनकी सौंदर्य क्या नाम, जो उसका सौंदर्य शास्त्र है, जैसे आप अशोक का चिन्ह देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक है, 3 शेर, मतलब 4 शेर रहते हैं लेकिन 3 शेर दिखते हैं, उसको आप देख सकते हो, उसको आप बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भाषा और लिपि का भी संरक्षण कहीं कहीं देखने को मिलता है, जो कि भारतीय समाज में, जैसे जो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, तो इसको भी चाहो तो थोड़ा सा बता सकते हो कि ब्राह्मी लिपि, और भारतीय समाज में ब्राह्मी लिपि कैसे इसको ऐड कर सकते हो, तो इसके 2 भाग हुए, एक उत्तरी ब्राह्मी और एक दक्षिणी ब्राह्मी। ठीक है, दक्षिणी ब्राह्मी बेसिकली क्या थी, जो भारत की जितनी भी मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो दक्षिण भारत की भाषाएं, वो सब यहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। उत्तर भारत की जितनी भाषाएं यहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। तो बेसिकली क्या है, सांस्कृतिक एकता, समाज की एकता। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट बताएंगे लेकिन किससे जोड़ेंगे, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्र। ठीक है, तो भाषा भी भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ेगी, है ना, भारतीय संस्कृति का वैश्विक, ये सारी चीजें मतलब आप जोड़िएगा। ठीक है, निष्कर्ष में फिर वही बता सकते हैं कि न केवल साम्राज्य में शांति और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा मिला, बल्कि सीमाओं से परे जाकर के बौद्ध धर्म एक स्थायी विरासत के रूप में आज भी भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का अभिन्न अंग है। ठीक है, आज भी भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का अभिन्न अंग माना जा सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन, आज का डिस्कशन कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। हम लोगों ने न केवल, आज मैं थोड़ा सा हाथ दर्द कर रहा था पता नहीं क्यों, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया इसके उत्तर को देखने का, और उत्तर को देखने के साथ साथ हम लोग कीवर्ड्स को देखा, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर, आंसर राइटिंग तो भाई आपको 50 चीजें हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन किन कीवर्ड्स के माध्यम से, किन किन कीवर्ड्स का प्रयोग करेंगे और कैसे सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाकी सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सोसाइटी के प्रश्नों को ऐसे ही देखेंगे, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के देख लेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सोसाइटी ले आ जाए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद से जियोग्राफी, फिर ऐसे धीरे धीरे हम लोग एक करके आगे बढ़ेंगे। फोकस किस पे रहेगा, प्रश्न कैसे सोचें, सही अर्थ पे कैसे, बिटवीन द लाइन कैसे चीजों को कनेक्ट किया जाए, इंटरलिंकेज बिटवीन अदर सब्जेक्ट, अदर जीएस, ये सारी चीजें, और एक मोटी मोटा फ्रेमवर्क। ठीक है, बाकी डिस्कशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।